हाँ जी साहब, कंप्यूटर की कथा में आप सभी लोगों का स्वागत है। अपना इंटरनेट वाला टॉपिक चल रहा था, प्रश्न नंबर 30 तक हो गया था। ये सेकंड टॉपिक का 31वां शुरू कर रहे हैं। डेटा कम्युनिकेशन यानी डेटा संचार के लिए जो अपना ऑप्टिकल फाइबर होता है, ऑप्टिकल फाइबर सुना होगा आपने, यानी ऑप्टिकल फाइबर है वो किस पर निर्भर रहता है, यानी विद्युत की अपेक्षा किस पर निर्भर है। इसका मतलब है कि वो विद्युत पर निर्भर नहीं है, वो किसी और चीज़ पर निर्भर है। कौन? ऑप्टिकल फाइबर। तो ये जो अपना ऑप्टिकल फाइबर होता है, ऑलवेज रिमेंबर, ये बिजली से नहीं चलता, ये प्रकाश से चलता है, लाइट से चलता है। इसीलिए कहते भी हैं कि जो ऑप्टिकल फाइबर है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हिंदी में कहते हैं इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन और इंग्लिश में कहते हैं इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपने अगर ये बात साइंस में नहीं पढ़ी है तो इसका मतलब आप साइंस आपकी वीक है। ऑप्टिकल फाइबर होता है वो बिजली से नहीं चलता है, वो लाइट से चलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश। क्या हो जाएगा साहब इसका आंसर? प्रकाश। बिजली पर नहीं चलता है। ओके, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखो ये बहुत तगड़ा सवाल है। इस तगड़े सवाल से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ। इस सवाल में ये पूछा गया है, देखो ये जो कंप्यूटर की दुनिया होती है इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत कठिन है। जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस की भाषा समझ लेगा वो आंसर निकाल लेगा। इस सवाल में ये पूछा गया है कि किस क्लाउड आधारित संरचना यानी कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, किस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में एकल संगठन का उपयोग होता है, यानी एकल संगठन का उपयोग किस क्लाउड संरचना यानी किस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है। एकल को इंग्लिश में कहते हैं सिंगल, ठीक है, यानी सिंगल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला क्लाउड सर्विस कौन सा है। तो कई सारे क्लाउड सर्विसेज होते हैं। अब एक ये होता है प्राइवेट यानी निजी, एक होता है सामुदायिक यानी कम्युनिटी वाला, एक होता है सार्वजनिक यानी पब्लिक, और एक होता है संकर यानी हाइब्रिड। इंग्लिश मैंने आपको बता दी है। तो जब सिंगल कोई चीज़ चलेगी तो वो चलेगी प्राइवेट पे। प्राइवेट इंसान होता है ना, हम भैया प्राइवेट कर रहे हैं साहब, यानी सिंगल है, हमारा रिलेशन प्राइवेट है, यानी हम अपना आपस में मतलब हमारा जो रिलेशन है प्राइवेट है। इसका मतलब हमारा कम्युनिटी में कोई हल्ला नहीं मचा, हमारा रिलेशन पब्लिक नहीं है, हमारा रिलेशन हाइब्रिड नहीं है। तो जब बातें सिंगल की होती हैं तो सिंगल इंसान अपनी चीज़ों को प्राइवेट रखता है। इस तरीके से समझो, यानी क्वेश्चन ये था कि किस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में सिंगल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। सिंगल जब भी बात आती है, सिंगल मतलब निजी, मेरी कोई चीज़ निजी है, एकल हूँ मैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा निजी क्लाउड। एकल जो एकल वाला जो सिस्टम होता है, एकल संगठन वाला, उससे निजी क्लाउड संबंधित होता है। ओके, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्रोम, सफारी और ओपेरा, इनके बीच में क्या समानताएं हैं? तो यार ये तो सब जानते होंगे। क्रोम हम लोग चलाते रहते हैं ना, गूगल क्रोम, ओपेरा, ये सारी चीज़ क्या है? ये वेब ब्राउज़र्स हैं, इंटरनेट वेब ब्राउज़र्स होते हैं ना, क्रोम का, ओपेरा, सफारी। तो इसका आंसर हो जाएगा वेब ब्राउज़र। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि किस टोपोलॉजी में सभी संजाल संधियां यानी कि नेटवर्क नोड्स व्यक्तिगत रूप से एक केंद्रीय स्विच हब या कंप्यूटर से जुड़ी होती है। देखो ये पूछा गया है कि किस प्रकार की टोपोलॉजी में जो नेटवर्क नोड्स हैं वो केंद्रीय यानी सेंट्रलाइज्ड होती हैं। तो आपने सुनी होगी एक स्टार टोपोलॉजी, सुनिए, सितारा होता है, सितारा, सितारा, तारा, सितारा, स्टार टोपोलॉजी। स्टार में क्या होता है? चीज़ें यहाँ पे जुड़ती हैं, सारी सेंटर में आ रही है कि नहीं आ रही। तो जो स्टार वाली टोपोलॉजी है यानी ये वाली जो टोपोलॉजी है उसमें सारी चीज़ें यानी सारे नेटवर्क नोड्स क्या हो जाते हैं? केंद्र में आ जाते हैं, सेंटर में यहाँ पे आके जुड़ जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में जो जितने भी नेटवर्क नोड्स होते हैं वो केंद्रीय स्विच, केंद्रीय हब या फिर केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ जाते हैं। ओके, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इसमें पूछा गया है कि किस प्रकार के मॉडेम्स क्लॉक रिकवरी सर्किट्स होते हैं, यानी कौन से मॉडेम इनमें से क्लॉक रिकवरी सर्किट होते हैं। तो देखो दो तरह के मॉडेम होते हैं, एक होता है सिंक्रोनस, एक होता है असिंक्रोनस। सिंक्रोनस मॉडेम में ये सिंक्रोनस टाइप का जो मॉडेम होता है वो क्लॉक रिकवरी कर सकता है, क्लॉक रिकवरी कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो टाइम वाला जितना भी डेटा है उसको वो मैनेज कर लेगा। टाइम से रिलेटेड जितना भी डेटा कंप्यूटर में होता है उस टाइम के डेटा को मैनेज कर सकता है, इसीलिए इसको कहते हैं सिंक्रोनस मॉडेम।
तो सिंक्रोनस मॉडेम के पास इतनी ताकत होती है कि वो क्लॉक रिकवरी कर सके, इसीलिए सिंक्रोनस मॉडेम क्लॉक रिकवरी सर्किट होते हैं। ठीक है साहब, सिंक्रोनस मॉडेम। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, निम्न में से कौन सी निम्न पावर, निम्न मतलब लो पावर, ठीक है, लो पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार टेक्नोलॉजी है। तो कई सारी टेक्नोलॉजी ऑप्शन में है, एक है ब्लूटूथ है और बाकी है वाई मैक्स, ईथरनेट और सेलुलर नेटवर्क। ये 3-4 ऑप्शन आपने देखे। इन ऑप्शंस में से जो सबसे लो पावर की लोकल एरिया वायरलेस जो टेक्नोलॉजी होती है वो होती है ईथरनेट। ईथरनेट एक टेक्नोलॉजी है जो लोकल एरिया पे कम्युनिकेशन करने के लिए काम आ सकती है, लेकिन इसकी जो पावर होती है वो सबसे लो लेवल की होती है। ठीक है साहब, तो ईथरनेट जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क पर काम करने के लिए शुरू की गई थी। हालांकि ये लो लेवल पर है और ये 1973 में जो ईथरनेट है वो 1973 में शुरू हुआ था और ये शुरू किया गया था रॉबर्ट मैटकॉफ नाम के व्यक्ति के द्वारा। ईथरनेट किसने शुरू किया है? रॉबर्ट मैटकॉफ नाम के व्यक्ति के द्वारा 1973 में। ईथरनेट में हमने क्या समझा? ईथरनेट एक लोकल लेवल पर ट्रांसमिशन करने के लिए, यानी डेटा वगैरह को भेजने के लिए काम आता है, लेकिन ये लो लेवल का है, लो लेवल की इसकी पावर है और इसका आविष्कार 1973 में रॉबर्ट मैटकॉफ नामक व्यक्ति ने किया था, इसका ईथरनेट का। अगला सवाल, जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है? तो जीमेल आप चलाते ही रहते होगे, वो ये तो सब जानते ही हो जीमेल क्या है। जीमेल हमें 15 GB का डेटा फ्री स्टोरेज के रूप में प्रदान करता है, यानी जीमेल पे जो हमारे मैसेज वगैरह आते हैं या हमारा वीडियो वगैरह उसमें सेव कर सकते हो, वो 15 GB तक फ्री में आप कर सकते हो। इससे ज़्यादा अगर आपको स्टोर बढ़ाना है तो आपको फिर इनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। 15 GB तक का डेटा आपको जीमेल पे फ्री स्टोरेज के लिए मिल जाता है। अब अगर बात की जाए जीमेल की, कि साहब जो जीमेल है इसके आविष्कारक कौन है और ये कब शुरू हुआ? तो ये दोस्तों 1 अप्रैल 2004 को जीमेल की शुरुआत हुई थी। 1 अप्रैल 2004 को। किस व्यक्ति ने इतना खोपड़ी चलाई थी? उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों पॉल, अजीब सा नाम है, पॉल बुचेट करके कहते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, BUCHEIT। क्या पढ़ेंगे इसको अंग्रेजी वाले बताओ? पॉल बुचेट। तो 1 अप्रैल 2004 को पॉल बुचेट के द्वारा जीमेल की शुरुआत की गई थी और इसकी जो फुल फॉर्म होती है जीमेल की, ये कहते हैं इसको गूगल मेल। जी से हो जाता है गूगल और मेल का हो गया मेल। ठीक है, तो जीमेल जो है वो हमें 15 GB का डाटा एकदम फ्री स्टोरेज के रूप में देता है। 1 अप्रैल 2004 को इसकी शुरुआत की गई थी पॉल बुचलेट के द्वारा। इसे गूगल मेल भी कहते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला सवाल, URL की फुल फॉर्म पूछी गई है। URL देखो ये तो सिंपल ही है यार, है ना, ये क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ा भी होगा। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बी इसका आंसर हो गया। मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी भी दे देता हूँ। URL है ना, इसकी जो खोज की थी वो किस व्यक्ति ने की थी? इसका आविष्कार किसने किया था? तो जिस व्यक्ति ने www का आविष्कार किया है उसी व्यक्ति ने URL की खोज की है। और www की खोज किसने की थी? टिम बर्नर्स-ली ने ही URL की खोज की और टिम बर्नर्स-ली ने ही www की खोज की। तो दोनों व्यक्ति ही एक ही हैं, ये बढ़िया बात है। www भी टिम बर्नर्स-ली ने खोजा और URL भी टिम बर्नर्स-ली ने ही खोजा। ठीक है साहब, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कहाँ गया ये? इसमें ये पूछा गया है कि नीचे जो विकल्प दिए हैं, नीचे दिए हुए जो विकल्प हैं, कौन सा विकल्प पब्लिक नेटवर्क पर प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार करता है? यानी कोई ऐसा ऑप्शन है जो पब्लिक नेटवर्क को प्राइवेट नेटवर्क में विस्तारित कर सकता है। कितनी, मतलब पब्लिक की चीज़ों को प्राइवेट में बदल सकता है। इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है? देखो आप लोग बहुत सारी प्राइवेट चीज़ें देखते रहते हो, गया है खुरापाती तो हुई। तो कभी कभी क्या करते हैं अपन लोग, VPN आपने सुना होगा ना, कि हम अपना VPN चेंज कर लेते हैं। देखते हो नहीं देखते? सब पता मुझे, धुआं मचा देते हो इंटरनेट पर रात में, है कि नहीं? तो VPN हम लोग बदल लेते हैं, मतलब हम लोग का मतलब दुनिया में सभी कर ही लेते होगे। तो VPN जो आप देखते हो सुनते होगे, VPN का मतलब ये होता है कि वो पब्लिक का जो डेटा है उसको हम
प्राइवेट चीज़ों में बदल सकते हैं ताकि कुछ पता ना लग सके कि हमने अपने गूगल पर, अपने इंटरनेट पे क्या चीज़ें सर्च की और वो किस लोकेशन पे की। तो पब्लिक चीज़ों को प्राइवेटली बदलने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल होता है, और वीपीएन की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यानी वीपीएन को हम लोग लोकल लैंग्वेज में, आम बोलचाल भाषा में कह देते हैं वीपीएन बदल दे, लेकिन वीपीएन का जो मतलब होता है वो होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यानी वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की वो ऑप्शन है जो पब्लिक नेटवर्क पर प्राइवेट नेटवर्क को विस्तारित कर सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये तो जानते होगे ना, हमें अपनी लोकेशन जैसे छुपानी है, हम अपनी कौन सी चीज़ गूगल पे सर्च कर रहे हैं वो सारी चीज़ें प्राइवेट हमें करनी है, कोई पता ना लग पाए कि हमने क्या सर्च किया रात में, तो हम अपना वीपीएन चेंज कर देते हैं। वीपीएन के बारे में आप जानते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इसमें ये पूछा गया है कि क्या वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है। अब इसकी इंग्लिश लिखना भूल गया, थोड़ा हिंदी में है, इसलिए कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करती। वायरलेस संचार मतलब बिना किसी तार के हमें कम्युनिकेशन करना है। तो संकेत छीड़न का मतलब ये हुआ कि जो सिग्नल गए वो वीक थे। तो सिग्नल भले ही वीक थे, मतलब कमज़ोर थे, छीड़ थे, तो यही वो चीज़ है जो हमें जो संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करेगी। जैसे संचार हुआ, सिग्नल हमारा कमज़ोर है, भले ही थोड़ा सा कमज़ोर है, सिग्नल हमारा छीड़ है ना, एक तरह से लुप्त तो नहीं हुआ है, यानी ख़त्म तो नहीं हुआ। जब कभी कभी सिग्नल कमज़ोर होता है तो उससे क्या होता है कि हमारी थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन उसकी संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता। इसका एग्जाम्पल ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि मान लो आपके फ़ोन में 5G डेटा चल रहा था, ठीक है, और स्पीड आ रही थी इंटरनेट की, आपकी जो स्पीड आ रही थी वो आ रही थी मान लो 2 MBps, 2 MB पर सेकंड की आपकी इंटरनेट की स्पीड थी। सिग्नल कमज़ोर हो गया, सिग्नल कमज़ोर हुआ तो अब स्पीड रह गई 1 MBps की। तो क्या हुआ? तो क्या संचार की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि भले ही 2 MB से 1 MB पे आ गया, लेकिन डेटा तो हमारा चला ही जाएगा, संचार हो ही जाएगा। इसीलिए संकेत छीड़ यानी अगर सिग्नल थोड़ा सा वीक भी हो जाए तो संचार की क्वालिटी पे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, और यही इसका आंसर UPSSC ने माना था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, ईमेल का पूरा रूप क्या है? ईमेल की फुल फॉर्म पूछी है। तो ये सरल सवाल है, लेकिन 2 ऑप्शन के अच्छे हैं। ऑप्शन है इलेक्ट्रिक मेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसमें कई लोग फंसे होंगे। ईमेल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। ईमेल की फुल फॉर्म हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल की जो खोज की गई थी वो भी जानना जरूरी है, वो 1971 में की गई थी। ईमेल को 1971 में स्टार्ट किया गया था। एक व्यक्ति है, उनका नाम है रे टॉमलिंसन, टॉमलिंसन। तो ये ईमेल है, ईमेल को खोजा है साहब टॉमलिंसन ने, और ये 1971 में स्टार्ट किया गया था रे टॉमलिंसन के द्वारा। ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के ज़माने में कि किसने डिस्कवर किया। लगातार आप एग्जाम में देख भी रहे होगे किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंटरनेट यूज़र्स को देश की बाहरी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए सक्षम बनाता है? यानी कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं, वेबसाइट्स, तो वो विदेशी वेबसाइट तक हमें पहुंचने के लिए एलिजिबल कर देता है कि हम दुनिया, अपने देश से बाहर की वेबसाइट को भी चला सकें। तो आप खुद सोचो, आप कैसे चला पाओगे अपने देश की बाहर की वेबसाइट्स? अरे ये क्या हुआ, कहाँ गए ऑप्शन? ये गए। तो इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो देश से बाहर की वेबसाइट तक हमें पहुंचा सकता है? तो जाहिर सी बात है वो है ब्राउज़र। हम लोग ब्राउज़र है ना हमारा, ब्राउज़र पे हम जाते हैं, ब्राउज़र पे हम किसी भी देश की कोई भी वेबसाइट सर्च कर लें, चाहे वो वेबसाइट USA की हो, चाहे इंग्लैंड की हो, कहीं की भी हो, हम ब्राउज़र्स पे जाके वेबसाइट खोल लेते हैं। तो साहब ब्राउज़र इसका आंसर हो जाएगा, ब्राउज़र। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मॉडेम की गति की गणना किस रेट से, किस दर से की जाती है? तो जो मॉडेम है उसकी स्पीड कैसे नापोगे, ये पूछा गया है। तो मॉडेम की स्पीड को नापने के लिए BPS यूज़ किया जाता है। BPS से हम मॉडेम की स्पीड नाप सकते हैं। BPS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बिट प्रति सेकंड, ये इसकी फुल फॉर्म है।
मॉडेम की स्पीड हमें नापनी है तो बीपीएस यानी बिट प्रति सेकंड में नापेंगे। ओके, अगला सवाल, मॉडेम जानते हो क्या होता है? मॉडेम जानते हो ना, वाईफाई जो लगता है अपना, उसमें जो एक घरों में लग जाती है चीज़, नहीं है, एक टेलीफोन जैसा छोटा सा लग जाता है घरों में वाईफाई, तो मॉडेम कहते हैं उसको। अगला सवाल, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? ये सवाल देखो सिंपल आ गया। डब्ल्यू किसने खोजा? टिम बर्नर्स ली ने खोज दिया। चाहे यूआरएल को भी तो इन्होंने खोजा था, टिम बर्नर्स ली ने, और डब्ल्यू यानी वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक भी टिम बर्नर्स ली हैं। अब ये जो खोज की गई थी डब्ल्यू की, ये की गई थी दोस्तों 1989 में। टाइम भी इम्पोर्टेंट है इसका। और कहाँ की गई थी? तो CERN एक प्रयोगशाला है स्विट्ज़रलैंड में, सर्न नाम की, कर्ण कह लो, स्विट्ज़रलैंड में एक बहुत फेमस लेबोरेटरी है CERN नाम से। 1989 में टिम बर्नर्स ली ने इसी CERN लेबोरेटरी में, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, डब्ल्यू यानी वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी। कोई दिक्कत? ओके, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखो ये एक तरह की यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं और इसको लिस्ट को इन सब चीज़ों से मैच करना है। तो मैं आपको एक एक चीज़ें करके समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। पहला है IMAP। इसका मतलब क्या होता है? मतलब समझ जाओगे, आंसर निकल आएगा। इसका मतलब होता है IMAP, इसको हम करा चुके हैं पुरानी वीडियोस में, देखा होगा, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। पिछली क्लास में भी, पिछली से पिछली क्लास में भी ये हुआ था। अब देखो IMAP यानी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल क्या करता है? ये करता है कि जो हमारा ईमेल है, जैसे आपका हमारा जो ईमेल है, वो ईमेल आईडी हमारी अलग अलग डिवाइसेस में खुल जाए। हम मोबाइल में भी अपनी ईमेल आईडी खोल सकते हैं, हम कंप्यूटर में भी खोल सकते हैं, हम लैपटॉप में भी खोल सकते हैं, हम टैबलेट में भी खोल सकते हैं। यानी हमारी जो ईमेल आईडी है वो अलग अलग डिवाइसेस में खुल गई, अलग अलग डिवाइसेस में ओपन हो रही है। ये IMAP का ही कमाल है, यानी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का ही कमाल है। तो इसका मतलब होता है कि हमारी ईमेल आईडी अलग अलग डिवाइसेस में खुल सकती है। तो IMAP के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा मैच हो रहा है इसका? यानी अलाउ यूजर्स टू एक्सेस देयर ईमेल्स फ्रॉम डिफरेंट डिवाइसेस, इंग्लिश में लिखा है ये। तो इसका मतलब है ए की जो मैचिंग हो रही है वो ए से हो रही है, इसकी मैचिंग इससे हो गई। अलाउ यूजर्स टू एक्सेस देयर ईमेल्स फ्रॉम डिफरेंट डिवाइसेस, यूज़र्स को अलाउ कर दिया गया है उनकी ईमेल की एक्सेस करने के लिए अलग अलग डिवाइसेस में। तो पहले का क्या हो जाएगा? सीधे सीधे ए हो गया। अगला पूछा है वेब सर्वर क्या होता है? अब सर्वर तो जानते ही हो आप क्या होता है, सर्वर तो सुनते ही रहते होगे ना। सर्वर से क्या होता है दोस्तों, जितनी हम लोग वेबसाइट वगैरह चलाते हैं, हर एक वेबसाइट का सर्वर होता है। तो ये सर्वर का काम है वेबसाइट्स को मैनेज करना। कौन सी वेबसाइट कैसे मैनेज होगी, कैसे चलेगी, मैनेज करना जो होता है वो होता है सर्वर का काम। तो इससे कौन सा रिलेटेड हो जाएगा? वेब सर्वर से हो जाएगा ये मैनेज वेबसाइट्स। तो यानी मैनेज वेबसाइट से रिलेटेड हो जाएगा वेब सर्वर, यानी बी वाला संबंध है वो इससे है। तो दूसरे के सामने हम लिख लेंगे बी। ठीक है, अगला केबल मॉडम। केबल मॉडम अभी मैंने आपको बताया, मॉडम लगता है घरों में, लगता है केबल होती है, वाईफाई वगैरह चलता है। तो मॉडम तो आप जानते ही हो, वाईफाई वगैरह चला रहे हैं, यानी इंटरनेट चलाना है कुल मिला के। इंटरनेट चलाने के लिए घरों में जो हम हार्डवेयर लगवा लेते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो बता ही दिया, हार्डवेयर जो लग गया, जो हमारे घर में एक डिवाइस लग गई, उसको कहते हैं केबल मॉडम। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अ हार्डवेयर डिवाइस, एक हार्डवेयर डिवाइस है जो अलाउ करता है इंटरनेट के चलाने के लिए, इंटरनेट एक्सेस मिलता है, उसका ये हार्डवेयर डिवाइस है। तो ये डी पे है, तो डी यहाँ लिख लेंगे सीधे सीधे, तीसरे के सामने लिख लिया डी। अब सी यहाँ तो सी बच गया सीधे सीधे सिंपल। फिर भी मैं बता ही दे रहा हूँ कि जो सर्च इंजन होते हैं, सर्च इंजन वो क्या होते हैं आप जानते ही हो। देखो आप पूरे दिन सर्च तो करते ही रहते हो, गूगल। सर्च इंजन से हम अलग अलग चीज़ें सर्च करते रहते हैं, अलग अलग वेब जो पेज होते हैं, अलग अलग वेब पेज, उनको सर्च कर सकते हैं। तो सर्च इंजन तो आप जानते हो। तो एक तरह का ये सॉफ्टवेयर होता है या सर्विस होती है जो हमें दैट हेल्प्स फाइंड एंड रिट्रीव वेब पेजेस, जो नए नए वेब पेजेस को फाइंड करने में और रिट्रीव करने में मदद करती है। तो ये हो जाएगा इसके सीधे सीधे सी इसका। तो ABDC इसका आंसर हो गया, ABDC। ABDC कहाँ है भैया? ABDC ये गया, ABDC। तो सी इसका सिंपल आंसर हो गया। एक बार फिर से समझा रहा हूँ मैं,
IMAP आपने देखा कि अलग अलग डिवाइसों को अपने ईमेल तक पहुंचने के लिए अनुमति देता है। अपनी जो ईमेल आईडी है वो अलग अलग डिवाइस में खोल सकते हो। वेब सर्वर जो है वो वेबसाइट को मैनेज करता है। मॉडेम जो होता है वो इंटरनेट चलाने के लिए घरों में लगता है उपकरण है एक। और सर्च इंजन के माध्यम से हम वेब पेज को ढूंढ सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, 15 क्वेश्चंस आज कराए। धीरे धीरे करके चीज़ें हो रही हैं, आपके खोपड़ी में घुसना चाहिए। वीडियो में 20-25 मिनट से ज़्यादा का बड़ा रखता नहीं हूँ, धीरे धीरे सब होगा। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर दीजिए कि कंप्यूटर से जुड़ा हुआ शब्द है ENIAC, ENIAC, इसकी फुल फॉर्म क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको कमेंट सेक्शन का आंसर ज़रूर देना है, इससे हमें भी पता चलेगा कि आप इंटरेस्ट ले रहे हो और आपकी जानकारी बढ़ रही है। ENIAC की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।